बहुत स्वागत है आप सभी का वैशाली एचडी एकेडमी में। और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। दोस्तों एमपीपीएससी यूनिट 7 का पहला ही टॉपिक है विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। और दोस्तों आज हम 100 क्वेश्चन जो है वो इसमें कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान का पिता किसे माना जाता है? तो दोस्तों भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? सर आइजैक न्यूटन को। दोस्तों किसे क्या कहा जाता है? तो सर आइजैक न्यूटन को दोस्तों भौतिकी का पिता कहा जाता है, जिन्होंने प्रिंसिपिया नामक एक भौतिक विज्ञान से संबंधित एक बुक लिखी थी। और आइंस्टीन को दोस्तों आधुनिक भौतिकी का जनक जो है वो कहा जाता है, आपको याद रखना है। तो न्यूटन को क्या कहा जाता है? भौतिक विज्ञान का पिता। और आइंस्टीन को आधुनिक भौतिकी का जनक माना जाता है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य की जो औसत दूरी है वो क्या कहलाती है? तो दोस्तों उसे कहा जाता है खगोलीय मात्रक। आप याद रखेंगे, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय मात्रक के नाम से जाना जाता है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता जाएगा। बैरल में कितने लीटर होते हैं? दोस्तों एक बैरल बराबर कितना होता है? 159 होता है, अर्थात कितना होता है? 158.98 लीटर होता है बैरल। दोस्तों ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, सापेक्ष गतिशील सतहों के मध्य लगने वाले बल का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? सापेक्ष गतिशील सतहों के बीच में लगने वाले बल का अध्ययन दोस्तों ट्राइबोलॉजी कहलाता है। आपको याद रखना है ट्राइबोलॉजी। देखिए जो रियोलॉजी है, रियोलॉजी कहलाता है पर्वतों का अध्ययन कहलाता है। ओरोलॉजी दोस्तों पदार्थों का अध्ययन कहलाता है। होरोलॉजी समय का मापन कहलाता है। और दोस्तों आपको याद रखना है कि जो टाइपोलॉजी है वो किसे कहा जाता है? तो टाइपोलॉजी कहलाता है सापेक्ष गतिशील सतहों के बीच लगने वाले बल के अध्ययन को। रियोलॉजी पर्वतों का अध्ययन। जल के बहाव की गति को किसमें मापा जाता है? दोस्तों जो जल के बहाव की गति है, क्या वह डाप्सन या क्यूसेक या रिम में या दोस्तों फैदम में, तो किसमें नापा जाता है? जो यदि हम बात करें कि गति किसमें नापा जाता है, तो दोस्तों बहते हुए जल या जल के बहाव की गति को क्यूसेक में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो 100 क्वेश्चन मैं आपको कवर कराने वाली हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आप इन्हें जो है वो नोट डाउन भी कर सकते हैं। चंद्रशेखर सीमा का मान कितने किलोग्राम के बराबर होता है? दोस्तों चंद्रशेखर सीमा का मान जो होता है वो 2.8 इंटू 10⁻10 है ना। या फिर बात करें तो कितना होता है? 2.8 क्या होता है? किलोग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट, बादलों की गति एवं दिशा का मापन किस यंत्र की सहायता से किया जाता है? तो दोस्तों ये नेफोस्कोप के माध्यम से बादलों की गति का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, एनीमोमीटर से दोस्तों वायु के वेग को नापा जाता है। नेक्स्ट, अल्टीमीटर का संबंध किस कथन से? अल्टीमीटर का संबंध में सत्य कथन कौन सा है? यह उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को नापने में इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब में होने वाली कमी को, या ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में होने वाली कमी को, या वायु के भार या घनत्व को। तो दोस्तों इसका जो प्रयोग किया जाता है वो ऊंचाई, देखिए 1 और 2 क्या है इसका बिल्कुल सही आंसर है कि यह जो है ये वायुयान के वेग को मापने में भी किसका प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब में होने वाली कमी को भी अल्टीमीटर के द्वारा ही मापा जाता है। ये आप याद रखें, नोट डाउन जो है वो जरूर करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो पायरोमीटर का प्रयोग जो है या पायरोमीटर का जो प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों जो पायरोमीटर है इसका प्रयोग सोलर रेडिएशन के लिए किया जाता है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्यों सम्मानित किया गया था दोस्तों? आइंस्टीन को, आधुनिक भौतिकी के जो पिता हैं आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए क्या मिला था? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, याद रखेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों होमी जहांगीर भाभा को, जिन्होंने वर्ष 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की थी, इन्हें ही होमी जहांगीर भाभा को क्या माना जाता है? परमाणु ऊर्जा का जनक। और अंतरिक्ष विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? सर विक्रम साराभाई। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने वाला यंत्र कौन सा है? दोस्तों जो साइक्लोट्रॉन है वो क्या करता है? तो कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने वाला यंत्र है। और द्रव की अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। देखिए ये बादलों की गति एवं दिशा को जो है वो इससे मापा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भौतिकी की किस शाखा के अंतर्गत अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है?
तो जो अति सूक्ष्म कण हैं उनकी चाल का अध्ययन ही क्या कहलाता है? क्वांटम मैकेनिक्स कहलाता है। आप ये याद रखेंगे, अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन ही क्या कहलाता है? क्वांटम मैकेनिक्स। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों ट्राइबोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन। नेक्स्ट क्रायोजेनिक्स आईएमपी है। निम्न ताप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्रायोजेनिक्स कहलाता है। 150 डिग्री सेल्सियस से कम ताप को क्या कहा जाता है दोस्तों? क्रायोजेनिक ताप के नाम से जाना जाता है, जिसका प्रयोग रॉकेट इंजन में या फिर दोस्तों हम बात करें तो सैटेलाइट्स में किया जाता है। नेक्स्ट, शून्य के प्रयोग का नियम सबसे पहले किस विद्वान के द्वारा दिया गया था? जो शून्य का प्रयोग है दोस्तों, ये आर्यभट्ट से भी पहले किसने दिया था? ये खोज, शून्य की खोज किसने की थी? तो ये खोज की थी आर्यभट्ट ने। लेकिन शून्य का प्रयोग कैसे किया जाएगा, उसके नियम क्या क्या होंगे, तो ये कहा था किसने? ब्रह्मगुप्त ने। ब्रह्मगुप्त जी का जो जन्म है दोस्तों, ये राजस्थान के भीनमाल में हुआ था। इनकी पुस्तक का नाम ब्रह्मफुट सिद्धांत है और शून्य के प्रयोग का नियम इन्होंने दिया था। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस दोस्तों किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस दोस्तों 11 मई को मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को। अभियंता या इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को। और ओजोन परत संरक्षण दिवस दोस्तों 16 सितंबर को मनाया जाता है, ओजोन परत संरक्षण दिवस। प्रकाश की तीव्रता का मापन दोस्तों, प्रकाश की तीव्रता का जो मापन किया जाता है वो किस यंत्र से किया जाता है? तो आपको याद रखना है, जो प्रकाश की तीव्रता है दोस्तों, ये लक्स मीटर से और एक्टीमीटर से क्या मापा जाता है? सूर्य की किरणों की तीव्रता। तो जो सूर्य किरणों की तीव्रता है वो एक्टिनोमीटर है और प्रकाश की तीव्रता को लक्स मीटर के द्वारा मापा जाता है। तो प्रकाश लक्स साबुन से भी याद रख सकते हैं। निम्न कथनों की सत्यता पर विचार कीजिए कि चाल बढ़ने पर वेग नियत रहता है, वेग बदलने पर चाल नियत रहती है, चाल अदिश जबकि वेग जो है वो सदिश राशि है। तो दोस्तों 2 और 3 बिल्कुल सही है, क्योंकि चाल में किसी भी प्रकार की दिशा की आवश्यकता नहीं होती। चाल एक अदिश राशि है, जबकि वेग कैसी राशि होती है दोस्तों? सदिश राशि होती है। मीटर पर सेकंड दोनों के क्या होते हैं? मात्रक होते हैं। और वेग बदलने पर चाल कैसी रहती है? तो नियत रहती है। लेकिन चाल बदलने पर वेग नियत नहीं रहता। जैसे ही चाल बदल जाती है तो वेग भी जो है वो बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि गति सदैव सापेक्ष होती है, निरपेक्ष गति का कोई अर्थ नहीं होता। ये कथन किसका है? ये कथन दोस्तों किसका है? तो आइंस्टीन का है कि गति कैसी होती है? हमेशा सापेक्ष होती है, निरपेक्ष गति का कोई अर्थ नहीं होता है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट, यदि 2 वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार से बदलेगा? दोस्तों 4 गुना, क्योंकि आप जानते हैं कि F इज इक्वल टू, देखिए ये क्या होता है, तो F इज इक्वल टू दोस्तों GMM अपॉन R स्क्वायर क्या होता है? M1 M2 है ना। तो यदि 2 वस्तुओं के बीच की दूरी को क्या कर दिया जाता है? आधा कर दिया जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो पहले से क्या हो जाता है? तो 4 गुना हो जाता है। ये ही क्या है? तो न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कार स्टीयरिंग में क्या शामिल होता है? तो दोस्तों कार स्टीयरिंग में क्या शामिल होता है कि जो बल है ना वो एक ही रेखा पर, बल जो है वो एक ही रेखा पर लेकिन विपरीत दिशा में क्या करते हैं? गति करते हैं। ये क्या कार्य करते हैं? ये किस पर आधारित है? स्टीयरिंग जो है वो इस पर आधारित है। चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है? तो प्रथम एवं द्वितीय प्रकार के उत्तोलकों का संयोजन क्या होता है? तो चिमटा होता है। दूध मथने पर क्रीम अलग हो जाती है दोस्तों, इसका कारण क्या है कि जो दूध मथने पर क्रीम अलग हो जाती है? तो दोस्तों जो अपकेंद्रीय बल होता है वो किसका उदाहरण होता है? तो ये आपको याद रखना, वॉशिंग मशीन हो गया, इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। वॉशिंग मशीन भी इसी सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। और किसी वृत्तीय मार्ग पर जब साइकिल सवार मुड़ता है तो केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है और केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? दोस्तों पेट्रोल के साथ हवा मिश्रित रखना है ना, वो क्या कहलाता है? तो कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो पेट्रोल के साथ हवा मिश्रित करके रखना ही कहलाता है। निम्न में से किस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम होता है? दोस्तों बुध ग्रह पर जो है वो गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसा होता है? तो न्यूनतम होता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है कि चंद्रमा पर पृथ्वी का 1/6 क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। पृथ्वी का 1/6।
पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? आप याद रखेंगे कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसमें से क्वेश्चन कैसा आता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड या 11.2 मीटर पर सेकंड? तो दोस्तों आपको याद रखना है किलोमीटर पर सेकंड क्या है, पृथ्वी के पलायन वेग का मान होता है, और चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है, तो 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। पृथ्वी का कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? दोस्तों 1975 में 19 अप्रैल वर्ष 1975 को क्या किया गया था, आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था। और 19 अप्रैल को ही मध्य प्रदेश सरकार ने चरण पादुका तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए जो है एक योजना लागू की थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि आर्यभट्ट जो है वो रूस की सहायता से भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था, और प्रथम पूर्णतः भारतीय कृत्रिम उपग्रह दोस्तों कौन सा था, तो रोहिणी था। नाभिकीय कण को एंटी इलेक्ट्रॉन कण जो है कहा जाता है, किस नाभिकीय कण को एंटी इलेक्ट्रॉन? तो देखिए इलेक्ट्रॉन का ही एंटी पार्टिकल होता है दोस्तों, पॉजिट्रॉन होता है, जिसकी खोज एंडरसन नामक महोदय के द्वारा की गई थी। और इस पर आवेश कितना होता है, तो आप याद रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन सा है, पॉजिट्रॉन। कौन सा आपको याद रखना है कि समस्थानिक है ना, ऐसा कौन सा समस्थानिक है जिसका प्रयोग ल्यूकेमिया में किया जाता है? दोस्तों देखिए क्या वह फास्फोरस 32 है, या कोबाल्ट 60 है, आयोडीन 131 है, या आयरन है? तो दोस्तों ऐसा समस्थानिक जिसका प्रयोग ल्यूकेमिया में किया जाता है, तो ल्यूकीमिया में प्रयोग किया जाता है फास्फोरस का, और कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60 का, ब्लड कैंसर। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि आंख के कैंसर की चिकित्सा में आयोडीन के किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो आंख की जो कैंसर चिकित्सा है दोस्तों, उसमें प्रयोग किसका किया जाता है? तो दोस्तों आयोडीन के किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो आयोडीन के ही दोस्तों बात करें तो 125 समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 125। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन चट्टानों की आयु का पता लगाने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है? तो प्राचीन चट्टानों की आयु पता लगाने के लिए दोस्तों यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है, जबकि कार्बन डेटिंग का जो प्रयोग है वो जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है कि किस जीवाश्म की आयु कितनी है, तो उसका प्रयोग किया जाता है। और जो पराचुंबकीय विधि है दोस्तों, तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है जो पराचुंबकीय विधि है, इसमें किसी जो पृथ्वी के नीचे दबे हुए कोई पात्र का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और जो फ्लोरीन डेटिंग का प्रयोग है दोस्तों, ये जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, प्रथम परमाणु बम की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रॉबर्ट ओपनहीमर के द्वारा दोस्तों, ये हीमर जी के द्वारा किसकी खोज की गई थी? परमाणु बम की खोज की थी। और परमाणु बम में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग है जो किया जाता है। नागासाकी में प्रयुक्त परमाणु बम का कोड नेम क्या था? तो आपको याद रखना है फैटमैन। जो नागासाकी में दोस्तों फैटमैन का प्रयोग किया गया था। और यदि हम बात करें कि लिटिल बॉय है ना, तो ये हिरोशिमा में जो हुआ था वो किसका प्रयोग किया था? हिरोशिमा में, जो 1945 में अमेरिका ने गिराया था। जापान के ही ये देखिए हिरोशिमा और नागासाकी है, ये जापान के ही दो शहर हैं। लिटिल बॉय जो है वो हिरोशिमा पर, और फैटमैन जो है वो नागासाकी में गिराया गया था। प्लूटोनियम 239 का इसमें प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावत भाटा में निर्मित परमाणु संयंत्र किस देश के सहयोग से बना है? तो दोस्तों कनाडा के सहयोग से ही बना है। कौन सा? रावत भाटा। और ये कहाँ पर आता है रावत भाटा? आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि रावत भाटा कहाँ आता है। दोस्तों तारापुर संयंत्र जो है वो महाराष्ट्र में यूएसए की सहायता से। रावत भाटा यहीं पर लिखा हुआ है राजस्थान में कनाडा की सहायता से। कुंडनकुलम दोस्तों तमिलनाडु में और रूस की सहायता से बना हुआ था। लेकिन फिर भी आप कमेंट करके जरूर बताएं कि रावत भाटा कहाँ, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आप जो है वो लेक्चर को देख रहे हैं। नेक्स्ट, वृत्तीय गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? द्विविमीय गति है दोस्तों वृत्तीय गति। जब कोई देखिए जब कोई वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो उसे क्या कहा जाता है? वृत्तीय गति। और वृत्तीय गति में दोस्तों अभिकेंद्री बल कार्य करता है। नेक्स्ट, न्यूटन के किस नियम को मूल नियम के नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय नियम को दोस्तों मूल नियम के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है F = ma। जो बल का जो सूत्र दिया गया है, जो बल का फॉर्मूला है, वो किस में दिया गया था? तो न्यूटन के दूसरे नियम में दिया गया था। आपको ये याद रखना है। जो पहला नियम है इसे जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है।
कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। ये था दोस्तों पहला नियम। दूसरा नियम आता है कि संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के क्या होता है, तो समानुपाती होता है। ये रहा कौन सा, दूसरा नियम। और तीसरा नियम को क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के नाम से भी जाना जाता है कि यदि देखिए किसी वस्तु पर बराबर और विपरीत मात्रा में क्या लगता है, तो बल है ना, प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत क्या होती है, तो प्रतिक्रिया होती है। आप ये याद रखेंगे। ये रहा तीसरा नियम। नेक्स्ट, कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों याद रखेंगे कि जो कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक होता है दोस्तों, न्यूटन पर मीटर होता है ना। नेक्स्ट आता है कि नाभिकीय रिएक्टर के समीप कार्य करने वाले व्यक्ति है ना किस तत्व से बने कपड़ों का प्रयोग करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर के समीप कार्य करने वाले व्यक्ति किन कपड़ों का प्रयोग करते हैं, तो आपको याद रखना है दोस्तों, लेड के वस्त्रों का क्या करते हैं, तो प्रयोग करते हैं। और क्यों, क्योंकि लेड जो है वो गामा किरणों को अवशोषित कर लेता है। गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य दोस्तों सबसे ज्यादा होता है, गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य आपको याद रखना है, जो कि कितना होता है कि 0.001 एंगस्ट्रॉम से लेकर 1 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये आप याद रखेंगे। गामा किरणों की खोज जो है वो हेनरी बैकोरेल ने की थी, आप ये याद रखें। परमाणु के भीतरी इलेक्ट्रॉन कोश की संरचना ज्ञात करने में किन किरणों का प्रयोग किया जाता है। परमाणु के भीतरी कोश की संख्या पता करने या संरचना पता करने के लिए दोस्तों एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। एक्स किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो रॉन्टजन महोदय के द्वारा की गई थी, और एक्सरे में इन्हीं किरणों का प्रयोग किया जाता है। नकली दस्तावेजों का पता किन तरंगों के द्वारा लगाया जाता है कि ये दस्तावेज असली है कि नकली। अवरक्त किरणें, परावैगनी किरणें, गामा किरणें या एक्स किरणें। तो दोस्तों जो परावैगनी किरणें हैं, नकली दस्तावेजों का पता करने में परावैगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, परावैगनी किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो रिटर्न के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, रिमोट कंट्रोल में किन रंगों का प्रयोग किया जाता है, दोस्तों रिमोट कंट्रोल में प्रयोग किया जाता है अवरक्त किरणों का, मोस्ट आईएमपी। रंगीन टीवी में प्रयोग किया जाता है दोस्तों मूल रंगों का प्रयोग किया जाता है ना, जैसे कि जो नीला, लाल और हनीला से आप याद रख सकते हैं, हनीला है ना। तो नीला, लाल और हरा को क्या कहा जाता है दोस्तों, प्राथमिक रंग या मूल रंग या प्राथमिक रंग के नाम से जाना जाता है, जिनका प्रयोग रंगीन टीवी में किया जाता है। और रिमोट कंट्रोल में अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है, रोगी की सिकाई करने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अवरक्त किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो विलियम हर्सेल महोदय ने दोस्तों अवरक्त किरणों की खोज की थी। भारत में आप याद रखना है जो अवाक्स रडार है, इसका आयात किस देश ने किया है, तो आप याद रखें जो अवाक्स रडार है, अमेरिका, इजराइल, फ्रांस या ब्रिटेन। तो इजराइल से क्या की है, इजराइल से ही आयातित की है, ठीक है, इजराइल से आयातित अवाक्स है, ठीक। नेक्स्ट, जो बैगनी रंग है, बैगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो 4000 से लेकर 4407 एंगस्ट्रॉम तक होता है किसका, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य। नेक्स्ट, अपश्रव्य तरंगों को कौन सुन सकता है, तो दोस्तों अपश्रव्य तरंगों को कौन सुन सकता है, देखिए ऐसी तरंगें होती हैं जो कि 20 हर्ट्ज से कम तरंगें होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, अपश्रव्य तरंगें कहा जाता है। इन्हें दोस्तों हाथी, गैंडा, वेल, चींटी जो है वो सुन सकती हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, हाथी। और जो मनुष्य है वो श्रव्य तरंगों को सुनता है, जिसकी आवृत्ति कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, वो क्या कहलाती है, श्रव्य तरंगें कहलाती हैं। और पराश्रव्य तरंगें जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। हृदय की धड़कन किस प्रकार की तरंग है, आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, अपश्रव्य तरंग है, अपश्रव्य तरंग है। और अपश्रव्य तरंगें देखिए भूकंपीय तरंगें होती हैं, और हृदय की धड़कन भी अपश्रव्य तरंगें होती हैं। नेक्स्ट, पराश्रव्य तरंगों को कौन सुन सकता है, दोस्तों चमगादड़, जिनकी आवृत्ति 20, देखिए जिनकी आवृत्ति हम बात करें पराश्रव्य तरंगों की, जिनकी आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, जिन्हें कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, डॉल्फिन आदि सुन सकते हैं। नेक्स्ट, निम्न कथनों की सत्यता पर विचार करना है कि ध्वनि की चाल ठोस में सर्वाधिक होती है, ये सही है। ताप अधिक होने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, या घनत्व अधिक होने पर ध्वनि की चाल कम हो जाती है। आपको बताना है इसका राइट आंसर, तो दोस्तों 1, 2 और 3 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, जब बर्फ पिघलता है तो क्या होता है, इसका आकार घटता है, बढ़ता है, द्रव्यमान बढ़ता है या द्रव्यमान घटता है। तो आपको याद रखना है जब बर्फ पिघलता है तो किसी भी प्रकार के उसके देखिए
जैसे यदि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता लेकिन कुछ मात्रा में आयतन जो है वो क्या हो जाता है, घट जाता है, लेकिन अपरिवर्तित होता तो अपन अपरिवर्तित लिखते। नेक्स्ट, स्रोत एवं परावर्तक के मध्य प्रतिध्वनि सुनने के लिए कितनी दूरी की आवश्यकता होती है? दोस्तों 17 मीटर की आवश्यकता होती है, मतलब 16.6 मीटर की आवश्यकता होती है प्रतिध्वनि। ठीक, फिर कौन सा कथन असत्य है कि मैक संख्या, दोस्तों यदि मैक संख्या की बात कर रहे हैं तो कौन सा कथन असत्य है, मतलब कि मैक संख्या में मैक संख्या का मान जो है यदि 1 से कम है तो ध्वनिक चाल होती है, यदि मैक संख्या का मान 1 से अधिक है तो यदि हम बात क्या होती है, सुपरसोनिक होती है, और मैक संख्या का मान 5 से अधिक है तो वह हाइपरसोनिक होती है। ये तीनों के तीनों कथन जो है वो सत्य हैं। नेक्स्ट, अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग किसका उदाहरण है? दोस्तों कौन है जो अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग का उदाहरण है? सितार। सितार में क्या होती है? अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगे होती हैं। नेक्स्ट, कौन अनुदैर्घ्य अप्रगामी तरंग का उदाहरण है? दोस्तों यदि हम बात करें वीणा, तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि सितार में अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग होती है, जबकि वीणा में दोस्तों अनुदैर्घ्य अप्रगामी तरंग होती है। 7 स्वरों में किसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है? सा रे गा मा पा धा नी सा में दोस्तों नी की जो आवृत्ति होती है वो कैसी होती है? फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सर्वाधिक होती है, IMP है। नेक्स्ट, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों हाइगन महोदय के द्वारा किसका प्रयोग किया गया था? तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। कड़ी का सिद्धांत किसने दिया है? प्रकाश का कणी का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने दिया। प्रकाश का व्यतिकरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो थॉमस यंग के द्वारा दिया गया। व्यतिकरण सिद्धांत क्या था? व्यतिकरण सिद्धांत यही है कि जब कोई प्रकाश तरंग जो जाती है, यदि कोई समान आवृत्ति और समान आयाम की प्रकाश तरंग जा रही है तो उसमें क्या होता है? उसकी तीव्रता में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? व्यतिकरण कहलाता है। और कणिका सिद्धांत की जो प्रकाश की दोहरी प्रकृति का सिद्धांत है, जिसमें जो प्रकाश के जो कण हैं वो कैसे चलते हैं? दोस्तों तरंग माध्यम में भी हो सकते हैं और कण के रूप में भी चलते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा ज्ञात किया? तो रोमर महोदय ने दोस्तों प्रकाश का वेग जो है वो मापा था। नेक्स्ट, जो कैलिडोस्कोप है, कैलिडोस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? IMP दोस्तों समतल दर्पण का प्रयोग जो है वो किया जाता है। पेरिस्कोप हो गया, कैलिडोस्कोप हो गया, आईना हो गया, जो नॉर्मल हमारा शीशा है, मिरर है, उसमें भी समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है कि अवतल दर्पण का रैखिक आवर्धन 1 से अधिक होता है, उत्तल दर्पण का रैखिक आवर्धन 1 से कम होता है, गोलीय दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब के लिए रैखिक आवर्धन सदैव ऋणात्मक होता है, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों ये तीनों के तीनों जो कथन है ये कैसे हैं? तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि कोई वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। दोस्तों यदि कोई वस्तु किस किस के बीच में है? यदि कोई वस्तु जो है यदि वक्रता केंद्र के बीच में और अनंत के बीच में स्थित है तो जो उसका प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? तो आपको याद रखना है कि कैसा बनता है? फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य में बनता है, और ये हमेशा वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। नेक्स्ट, किस रंग के प्रकाश किरण का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है? दोस्तों लाल रंग का जो क्रांतिक कोण होता है वो कैसा होता है? सबसे कम होता है लाल रंग का। बैगनी रंग का अपवर्तनांक कैसा होता है? सर्वाधिक होता है, इसीलिए उसका क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। जबकि दोस्तों लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, इसी कारण इसका क्रांतिक कोण सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट, किसी लेंस को द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी में क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि मान लीजिए कोई लेंस है और उसे हम द्रव में डुबा देते हैं तो फोकस दूरी क्या होगा? फोकस दूरी कम हो जाएगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी, क्या फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो दोस्तों फोकस दूरी बढ़ जाएगी, आपको याद रखना है। यदि कोई लेंस जो है वो द्रव में डुबो दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? आपको याद रखना है एकमात्र ऐसी अधातु है ब्रोमीन, आपको याद रखना है, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट, ये जो पारा और गैलियम है दोस्तों, ये धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, लेकिन ब्रोमीन क्या है? एक अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? दोस्तों आपको ये पता ही होगा कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। सबसे हल्की धातु है लिथियम और सबसे भारी धातु है दोस्तों ऑस्मियम। नेक्स्ट, कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातज नहीं है? ऊर्ध्वपातज नहीं है कर्पूर या फिर बेंजोइक अम्ल, नेफ्थलीन या ओलेक अम्ल। तो दोस्तों याद रखेंगे कौन सा? नेफ्थलीन नहीं है।
धुआं किस प्रकार का कोलाइडी विलयन, अब ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, धुआं किस प्रकार का, तो आपको याद रखना है कि ठोस एरोसोल है धुआं। क्या है? ठोस एरोसोल है दोस्तों धुआं। जो हवा में अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं दोस्तों, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें क्या कहा जाता है? एरोसोल कहा जाता है। ये कैसे कण होते हैं? धूल में, है ना, धूल में, हवा में। आपने कभी कभी देखा होगा ये जो कण है वो प्रकाश में दिखाई देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो एरोसोल कण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चाय में दोस्तों टैनिक अम्ल पाया जाता है, गन्ना में एसिटिक अम्ल और दही में ब्यूटाइक अम्ल जो है वो मिलता है। सेब में कौन सा अम्ल मिलता है दोस्तों? सेब में कौन सा अम्ल मिलता है? सेब में मिलता है दोस्तों मैलिक अम्ल। और निम्नलिखित में से किसे नौसादर के नाम से जाना जाता है? दोस्तों NH4Cl को नौसादर के नाम से जाना जाता है, NH4Cl। नेक्स्ट, फलों के रस का परीक्षण किस रसायन, फलों के रस का परीक्षण करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों फलों का परीक्षण करने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, ये याद रखेंगे। कपड़े से स्याही और रंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ये तो बहुत ही IMP है, ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कपड़ों से रंग या धब्बे हटाने के लिए। ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप याद रखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल को ही क्या कहा जाता है? रसायनों का राजा के नाम से जाना जाता है। ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से सल्फ्यूरिक अम्ल या H2SO4 को जाना जाता है। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप क्या है? दोस्तों पेट्रोल, जो ऑक्टेन संख्या है उसकी गुणवत्ता देखिए का माप क्या है? तो पेट्रोल। रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता? किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता? जब गामा का उत्सर्जन होता है, जब गामा किरणों का उत्सर्जन होता है, तब रेडियोधर्मी पदार्थ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट बात करें, कोल गैस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कोल गैस के नाम से जाना जाता है ऑप्शन नंबर ए, जब हाइड्रोजन, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन के ही मिश्रण को क्या कहा जाता है दोस्तों? कोल गैस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, संक्षारण, है ना, संक्षारण का उदाहरण क्या है? दोस्तों जब लोहे पर भूरे रंग की परत जम जाती है, जब क्षरण होने लगता है, तो उसे क्या कहा जाता है? संक्षारण। या तांबे पर हरे रंग की परत बन जाती है, सिल्वर पर काले रंग की परत बन जाती है, उपयुक्त सभी इसका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट, सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सर्वाधिक क्रियाशील है दोस्तों फ्लोरीन। याद रखेंगे सर्वाधिक क्रियाशील कौन सी धातु है? तो फ्लोरीन है। नेक्स्ट, बेरियम को ज्वाला में गर्म करने पर कौन सा रंग देता है? तो दोस्तों जब बेरियम को गर्म किया जाता है तो ये हरा रंग देता है, और स्ट्रांशियम को गर्म करने पर लाल रंग देता है। ये आपको याद रखना है, IMP क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एमराल्ड या मरकत का मुख्य घटक क्या है दोस्तों? तो हम यदि बात करें एमराल्ड की, तो दोस्तों ये किस रंग का होता है? ये बेरियम, इसका प्रमुख संगठन क्या है? बेरिलियम। और बेरिलियम किस रंग का होता है? हरे रंग का होता है, और स्ट्रांशियम लाल रंग का। नेक्स्ट, जो माणिक्य या रूबी होता है, उसका प्रमुख माणिक्य में क्या होता है? दोस्तों माणिक्य में होता है क्या होता है? Al, एल्यूमिनियम होता है, याद रखेंगे। और बॉक्साइट किसका यश है? तो एल्यूमिनियम का है। कृत्रिम वर्षा में चांदी के किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों कृत्रिम वर्षा में किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, या फिर सिल्वर नाइट्रेट, या सिल्वर ऑक्साइड? तो दोस्तों सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा में। नेक्स्ट, झूठा सोना किसे कहा जाता है? दोस्तों आयरन पायराइटिस को क्या कहा जाता है? झूठा सोना के नाम से जाना जाता है, झूठा सोना। ठीक। ब्रिटेनिया धातु किसकी मिश्र धातु है? दोस्तों मोस्ट IMP क्वेश्चन है कि ये ब्रिटेनिया जो धातु है, ये मिश्र धातु है किसकी? एंटीमनी, तांबा और टिन की। याद रखेंगे, एंटीमनी, तांबा और टिन की ही मिश्र धातु को ब्रिटेनिया धातु के नाम से जाना जाता है। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? दोस्तों पारे को क्या कहा जाता है? क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। दिया सलाई की नोक पर मुख्य रूप से या माचिस पे किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो लाल फास्फोरस होता है, और जो चूहा मारने वाली दवाई होती है उसमें सफेद फास्फोरस होता है, चूहा मारने वाली दवाई में। ठीक। और दिया सलाई में दोस्तों लाल फास्फोरस। और दिया सलाई केंद्र कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, प्रमुखता ग्वालियर में। चूहा मार दवा का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जिंक फास्फाइड को ही चूहा मार दवाई के नाम से जाना जाता है, जिंक फास्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्लेम्बिक टेट्रा ऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सिंदूर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, विज्ञान में
खोजों के आकस्मिक हो जाने की घटना क्या कहलाती है? तो आपको याद रखना है, ये कहलाती है सीरेंडिपिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि प्रबल नाभिकीय बल स्थिर विद्युत बल की तुलना में कितने गुना शक्तिशाली होता है? दोस्तों 100 गुना जो प्रबल नाभिकीय बल होता है वो कैसा होता है? स्थिर विद्युत बल की तुलना में 100 गुना क्या होता है? शक्तिशाली। कौन सा बल? नाभिकीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल, देखिए ये रहा, देखिए क्रम जो आपको याद रखना है कि गुरुत्वाकर्षण बल, फिर दुर्बल नाभिकीय बल, फिर चुंबकीय बल, फिर प्रबल नाभिकीय बल। सर्वाधिक मान वाला घर्षण बल कौन सा है? स्थैतिक घर्षण बल दोस्तों सर्वाधिक घर्षण बल है, फिर उसके बाद में आता है सर्पी घर्षण, फिर आता है लोटनिक घर्षण। आईएमपी क्वेश्चन है ये, आप याद रखेंगे। जब किन्हीं परतों के बीच में, जब किसी वस्तु के बीच में क्या होती है? सापेक्षिक गति होती है, और उन परतों के बीच में जब आपेक्षिक बल कार्य करता है तो इसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों? घर्षण कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है? सोलर सेल, फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल, ए बी दोनों। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो है फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल या फोटो इलेक्ट्रिक सेल। नेक्स्ट, जो सोलर सेल होती है ये सोलर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। गुरुत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गुरुत्व के संबंध में क्या है दोस्तों कि 45 अक्षांश पर जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। समुद्र तल पर जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। बिल्कुल सही, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण अर्थात स्मॉल जी का मान जो होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। और आप ये याद रखेंगे, और आपको ये आज का ये आपको बताना है कि जी का मान सर्वाधिक दोस्तों कहाँ पर होता है? जी का मान, गुरुत्वाकर्षण बल का मान सर्वाधिक कहाँ पर होता है ये आपको बताना है। नेक्स्ट, द्रव गतिकी संबंधी बर्नौली प्रमेय का संबंध किस सिद्धांत पर है? तो दोस्तों बर्नौली प्रमेय आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कि द्रव गतिकी से संबंधित है बर्नौली प्रमेय, है ना। और ये किस पर संबंधित है दोस्तों? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आपने बर्नौली प्रमेय पढ़ा होगा, टॉरिसली प्रमेय भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट, कितने डिग्री ताप पर फ़ारेनहाइट और केल्विन पैमाने जो है, ये केबीसी का क्वेश्चन है, कितने डिग्री ताप पर फ़ारेनहाइट और केल्विन पैमाने के ताप जो है वो समान होते हैं? तो क्या 40 डिग्री या -40 डिग्री या -25.6 डिग्री, 0 डिग्री, या दोस्तों आपको बताना है कि 547 डिग्री। तो ये देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो दोस्तों 539 किलो कैलोरी पर किलोग्राम क्या होती है जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट, प्रक्षेप गति के दौरान अधिकतम उड्डयन काल प्राप्त करने हेतु वस्तु कितने अंश के कोण से फेंकना चाहिए? यदि हमें प्रक्षेप गति या परवलयाकार गति के नाम से भी जैसे जाना जाता है, तो जब कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है तो उसकी इस गति को प्रक्षेप गति कहा जाता है। और इसमें दोस्तों वस्तु जो है अधिकतम उड्डयन काल प्राप्त करने के लिए 90 डिग्री के कोण पर फेंकी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्रत्यास्थ वस्तु कौन सी होती है? रबर, इस्पात, कांच या गीली मिट्टी? तो याद रखेंगे एक क्वेश्चन भी था कि जो है ना कि जो स्टील जो है वो रबर से प्रत्यास्थ है, क्यों, है ना। तो इस्पात जो है वो सर्वाधिक प्रत्यास्थ होता है। यदि किसी वस्तु का सापेक्षिक घनत्व 1 से कम है तो वह वस्तु जल में क्या है? यदि किसी वस्तु का सापेक्षिक घनत्व जो क्या है 1 से कम है तो वह वस्तु जो है वो जल में तैरेगी। आप ये याद रखेंगे, आर्किमिडीज का सिद्धांत। शक्ति का विमीय सूत्र क्या है? दोस्तों शक्ति क्या होती है? mL2T-3, mL2T-3। बहते हुए वायु की गति एवं शक्ति को मापने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बहते हुए वायु की गति एवं शक्ति को मापने के लिए दोस्तों प्रयोग किया जाता है एनीमोमीटर का। ये यहाँ तक रहे दोस्तों विज्ञान के मौलिक सिद्धांत के 100 क्वेश्चन। साथ ही साथ दोस्तों दिव्यास्त्र के एमपी के क्वेश्चंस को भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।